जैन ग्रंथों के अनुसार, किसके ग्रंथों के अनुसार? जैसे हिंदू धर्म का ग्रंथ है रामायण महाभारत, है ना, इसी प्रकार से जैन धर्म का भी ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार नालंदा में, कहाँ पर? नालंदा में महावीर, कौन? महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। नालंदा में किसकी भेंट हुई थी? महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र की। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या बाहिरी का स्थान समझा जाता था। उस समय नालंदा को, किसको? नालंदा को राजगृह का, कौन सी? राजगृह का यानी अभी के राजगीर का उपग्राम, कौन सी? उपग्राम का अर्थ समझता है ना, बड़का बड़का जो नगर होता है उसके अगल बगल के गांव को कहा जाता है उपग्राम या बाहिरी का स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। जहां महावीर ने कितना? 14 वर्षावास व्यतीत किए, यानी वर्षा ऋतु में रहने के लिए एक अति सुरक्षित निश्चित स्थान है ना, उसमें कितना? 14 वर्षावास यानी 14 वर्ष के जो बरसात का मौसम था उसमें ये क्या किए थे? व्यतीत किए थे। कहाँ पर? नालंदा में ही। सूत कृतांग के अनुसार, किसके अनुसार? सूत कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने, नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने, नालंदा जो उपग्राम था वहीं पर के एगो धनिक आदमी, कौन सी? धनिक आदमी कौन? जेकर नाम रहलई लेप। क्या नाम था? लेप ने धन धान्य, कौन सी? धन धान्य यानी धन दौलत, सैया, कौन सी? सैया यानी सोने का स्थान, सोने वाला चीज, और सोने यानी आराम करने वाला, पहनने वाला नहीं। आसन, आसन बैठने उठने वाला। रथ, रथ जानता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला। सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का क्या किया? स्वागत किया। नालंदा के ही एक धनी नागरिक कौन? लेप ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया। कौन कौन चीज़ दे के? धन धान यानी धन दौलत दे के, शैया दे के, आसन दे के, रथ दे के और सोना उना आदि दे के भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। और महात्मा बुद्ध का क्या बन गया था? शिष्य बन गया था। कौन? लेप। दान पुण्य करके। तिब्बत के विद्वान, कहाँ के विद्वान? तिब्बत। तिब्बत एगो जगह है जो चाइना आजकल क्या किया है? कब्जा लिया है, समझ गया? भारत का ही जमीन है जो चाइना क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। तो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, तिब्बत के जो विद्वान जो थे, इतिहास लेखक जो थे, लामा तारानाथ के अनुसार, किसके अनुसार? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, नाम सब याद रखना। लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? नालंदा, अगर परीक्षा में पूछे नालंदा किसकी जन्मभूमि थी तो नालंदा सारीपुत की, किसकी? सारीपुत की जन्मभूमि थी। जैसे अररिया हम लोग का जन्मभूमि हुआ, वैसे ही नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। नाम देख रहा है कैसा है? सारीपुत की जन्मभूमि थी। उसका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था, है ना। इसका जो चैत्य है सारीपुत का अशोक के समय में भी वहाँ था। अशोक जानता है? दुनिया का महान शासक, राजा अशोक सम्राट, जिसके नाम से आज भी पटना में क्या है? अशोक राजपथ नाम से सड़क है, मार्ग है, समझ गया? अशोक राजपथ यानी नेशनल हाईवे अशोक राजा के नाम से है। और अशोक स्तंभ तुम लोग देखता होगा, पैसा पर आता है, समझ गया? और जो चक्र देख रहा है झंडा में ऐसे रहता है बीच में, ये जो अशोक चक्र रहता है, किस ये जैसा ना चक्र रहता है, इसको क्या कहा जाता है? अशोक चक्र। कौन? अशोक चक्र। ऐसे नहीं रहता है, ऐसे रहता है, और वो उतना बनाएंगे तो चक्र की तरह है। इसका ये बताता है चौमुखी विकास, यानी हर जगह विकास, चारों बगल विकास, एक और नहीं, समझ गया? ये हर दिशा में विकास का प्रतीक है, समझ गया? अशोक चक्र। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। राजा अशोक ने जो
सारीपुत का जो चैत्य था उसका मंदिर बना करके क्या किया, उसे परिवर्तित किया यानी और बड़ा बनाया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की, कहाँ की, नालंदा के प्राचीन समय की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। नालंदा किससे संबंधित है, बुद्ध और अशोक दोनों से क्या है, संबंधित है, दोनों का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में, किंतु नाम तो इसका जुड़ा हुआ किसके, भगवान बुद्ध से भी और अशोक दोनों से, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में, किसके रूप में, यानी शिक्षा के लिए, शिक्षा के नाम से जो है उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। किंतु नालंदा का नाम जो है विद्यापीठ के रूप में, यानी कहना ही कोचिंग संस्थान है, तो ऐसा ने उस शिक्षण संस्थान के रूप में कब से, लगभग गुप्त काल में हुआ। कब से हुआ, गुप्त काल में, यानी गुप्त वंश था एक, गुप्त क्या था, वंश था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जो है ना, ये वंश था किसका, शासक का, राजा का, उसके समय से हुआ। तारानाथ ने तो, किसने, लामा तारानाथ, तारानाथ कहने का मतलब लामा तारानाथ तिब्बत के जो विद्वान इतिहास लेखक था उसके अनुसार, है ना, भिक्षु नागार्जुन, कौन, भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। तारानाथ ने किसका नाम, भिक्षु नागार्जुन, भिक्षु नागार्जुन जानते हैं ना, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जिस प्रकार से हमने से बाबा जी हो छो, साधु सन्यासी हो छो, भिक्षा मांग के जीवन यापन करे वाला, वैसा ही बौद्ध धर्म का भी भिक्षु होता है ना। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध किससे लगाया है, नालंदा से लगाया है। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनाग ने, आचार्य दिंगनाग ने, याद रखना, आचार्य दिंगनाग, थोड़ा पढ़ना सही से, यंग है, क्या है, र है, र नहीं, दिंगनाग, कौन सी, ये क ख अंग जो पढ़ता है ना वही है। आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ, आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में आकर, कहाँ पर आकर, नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ, अनेक यानी कई गो प्रतिपक्ष जो विरोधी होता है उसके साथ शास्त्रों का विचार किया था। किसका विचार किया था, शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सुदुर्जय नामक एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे, जिनमें जो है एक सुदुर्जय नाम के, किस नाम के, सुदुर्जय नाम के ब्राह्मण विद्वान, जो ब्राह्मण थे और विद्वान थे, उसका नाम क्या है, इसमें अग्रणी है, सबसे आगे है। चौथी सदी में, किस सदी में, चौथी सदी, कौन सदी, चौथी सदी, चौथी सदी कहने का मतलब 300 से लेकर के 399 तक की अवधि को कहते हैं चौथी सदी। जैसे अभी कैमी सदी है, 21वीं सदी है, कैसी सदी है, 21वीं सदी है। 21वीं सदी जानता है ना, 2000 से लेकर के 2099 तक कौन सी सदी रहेगा, 2099 तक 21वीं सदी रहेगा। अभी से जोड़ लो कितना 100 वर्ष पहले की बात करा, लगभग कितना है, कहाँ भाग गया, चौथी सदी में, किस सदी में, चौथी सदी में, यानी 300 से 399 ईस्वी के बीच में। अभी से मान लो 1600-1700 वर्ष पहले, इतना दिन पहले चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए थे। चौथी सदी में कौन यात्री, चौथी सदी में, इसको मिटा दे, चौथी सदी में चीनी यात्री, कौन यात्री, चीनी यात्री। चीनी यात्री कहने का मतलब चाइना के यात्री, चाइना के घूमने वाला पर्यटक। जैसे भारत का रहेगा तो भारतीय यात्री, यात्रा जानता है ना, एक देश से दूसरे देश में जाकर घूमने वाला, जानकारी प्राप्त करने वाला। तो चौथी सदी में चीनी यात्री, कौन यात्री, चीनी यात्री फाहियान, इसको थोड़ा सही से पढ़ना, फा ई ह ऐसे ना है, यही में य लगा हुआ है, देख रहा है, फाहियान, इसको क्या कहेंगे, फाहियान नालंदा में आए थे। कहाँ आए थे, नालंदा
में आए थे। किस सदी में? चौथी सदी में। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण के स्थान पर, किसने? उन्होंने यानी फाहयान ने। किसने? फाहयान ने सारीपुत नालंदा, सारीपुत का क्या था? जन्मभूमि था। कौन? नालंदा। तो वही कह रहा है उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर, यानी सारीपुत का जहाँ जन्म हुआ था और जहाँ पर उसका परिनिर्वाण हुआ था, यानी जहाँ पर उसने शरीर को त्यागा था। किसको त्यागा था? शरीर यानी देह को त्यागा था। वहाँ पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? निर्मित स्तूप के। चलो, उन्होंने सारीपुत के, कौन? फाहयान जिनी यात्री, सारीपुत का जहाँ जन्म हुआ था और जहाँ उसका परिनिर्वाण हुआ था, यानी जहाँ पर उसने शरीर को त्यागा था, वहाँ पर जो स्तूप बना हुआ है ना, उसका क्या किए था? ये दर्शन किया था। स्तूप जानता है, जैसे हम लोग का मंदिर होता है वैसे ही बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का चाहे और भी लोगों का स्तूप बना हुआ ऐसा स्तूप रहता है। समझ गया है ना? स्तूप उसके ऊपर इसको, हाँ, तो उसको कहते हैं स्तूप। समझ गया? स्तूप का चित्र तुम रुपया पैसा में भी देखता होगा, नहीं तो किताब में देखा है ना। चलो, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय यानी खास प्रकार से इसका जो विकास है इसके कुछ समय बाद हुआ। किसके कुछ समय बाद? सारीपुत के कुछ समय बाद। 7वीं सदी में। कितनी सदी में? 7वीं सदी कहने का मतलब 600 से लेके 699 ईस्वी तक, इसको कहेंगे 7वीं सदी। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय, किसके समय? सम्राट हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन 7वीं सदी में, 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट कहने का मतलब समझता है? राजा। कौन सी? राजा हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग, कौन? युआन चांग, देखो ये भी चाइनीज नाम लगता है, ठीक है। युआन चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। चौथी शताब्दी में इसका बस छोटा सा स्तूप समझो, मतलब ये खाली बस उसका बना हुआ था जन्मभूमि पर और परिनिर्वाण की जगह पर। लेकिन जब 7वीं सदी में कौन आया? युआन चांग आया। कौन आया? युआन चांग इस देश में आए, यानी किस देश में? नालंदा देश है। इसीलिए तो कहते हैं ध्यान एक जगह रखो, हमरो ध्यान भटकाता है, अपनो ध्यान भटका ले। नालंदा देश है, भारत देश में आए। किस देश में आए? भारत देश में आए। कौन? युआन चांग। किसके समय में? सम्राट हर्षवर्धन के समय में युआन चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। तो नालंदा अपनी, अभी से 300-400 वर्ष पहले उतना कुछ न रहा, लेकिन 7वीं सदी में क्या था? उन्नति के शिखर पर, यानी बहुत ज़्यादा प्रगति कर वाली, बहुत ज़्यादा इसका नाम हो चुका था। समझ गया? नालंदा का। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए, युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा कि नालंदा, उस जगह का नालंदा नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में, किस जन्म में? यानी पहले के जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को, पहले के जन्म में वहाँ पर जो उत्पन्न हुए, पहले के जन्म में पहली थी भगवान बुद्ध से उनका जो पहले जन्म हुआ था। जैसे इसके कहने का मतलब एक इंसान का कितनी बार जन्म होता है, समझ गया? तो जो जन्म लिया था उससे पहले के जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, यानी संतुष्टि, जैसे प्यास नहीं बुझती थी, है ना। इसीलिए इसका नाम था कौन सी? नालंदा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है, सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। वह क्या होता है? सीमा रहित, यानी बॉर्डर रहित। जैसे हर देश के बॉर्डर बना हुआ है ना,
उस प्रकार से ज्ञान का कोई बॉर्डर नहीं होता है। तो वही कह रहा है, जो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह क्या होता है, सीमा रहित होता है और अनंत होता है। यानी ज्ञान वाला चीज़ में तुमने जो दान दिया है ना, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। समझ गया? तो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित होता है और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों की तृप्ति होती है, न जो ज्ञान बांटे वाला है ओकरा तृप्ति हो छै, और न जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे ही तृप्ति होती है। समझ गया? न उसे लेने वाले को। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? जनता के उदार दान से। यानी जनता दिल खोल करके, मन खोल करके क्या किए, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए क्या दिया? दान दिया। क्या दिया? आजकल शिक्षा के लिए कोई दान देता है? मांस मछली, खाना पीना, भोज भात, बाहरी जो आडंबर है, अक्तई भक्तई, पूजा पाठ में लाखों खर्च कर दै छै, लेकिन वो अपने जो बेटा बेटी होइ छै ओकरो ज्ञान पर ओतेक खर्च करै छै, करता है। चाहे खोज पुछार भी करता है कि नॉलेज कहाँ पर अच्छा मिलता है, कहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, सोचबो करता है। कैसनो स्कूल में धरा देगा, कैसनो ट्यूशन पर धरा देगा, है ना। वो क्या पढ़ करके आता है सेहो नहीं खोज खबर लेता है। समझ गया? खैर, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? जनता के उदार दान से। आज कहीं जाही तो शिक्षण संस्थान के नाम पर दान मांगे, कोई देता हो? एगो दूगो आदमी दे दे अलग बात, देता हो? हाँ, नहीं देगा। चल, कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, है ना। इसका आरंभ, किसका आरंभ? नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ, शुरुआत कितना 100 व्यापारी के? 500 व्यापारी के, यानी बिजनेसमैन के। 500 बिजनेसमैन जो रहा ओकरा दान से हुआ था, है ना। जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर, जिन्होंने 500 व्यापारी ने अपना धन से, कौन चीज़ से? अपना धन दौलत से, पैसा से भूमि खरीद कर, यानी जमीन खरीद कर बुद्ध को दान में दी थी। किसको दान में दिया था? भगवान बुद्ध को दान में दिया था। युवान चांग के समय, युवान चांग के समय, अब चला जाता है, युवान चांग के समय, जहाँ न धर दिला गिरियो जाते। दही के बनैल हुआ, दही के बनैल हो, दही के बनाना चाह? अच्छा ठीक। युवान चांग के समय, किसके समय? बैठे अभी टाइम नहीं रही, तोरा दूध लावे जाही ना, आ तू कथी करे? लेने जाओ ना, तले लेना आओ, जाओ ना, तब तक लेने आओ दोनों को। ये लगते खाली। चलो, युवान चांग के समय, किसके समय? युवान चांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। नालंदा किसका रूप धारण कर चुका था? युवान चांग के समय विश्वविद्यालय का। आज के समय में इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी। समझ गया? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। नालंदा में उस समय कै गो? 6 गो। कौन चीज रहे? बड़का विहार रहे। कौन चीज? बड़का विहार। विहार का अर्थ बताए थे हम, बौद्ध मठ। जिस प्रकार से अपनी सबका मठ होता है पूजा कीर्तन राम नाम जप के लिए, उसी प्रकार से अथी क्या था उस समय नालंदा में 6 गो बड़का विहार था, यानी बौद्ध भिक्षु के लिए। बौद्ध मठ यानी बौद्ध भिक्षु के ठहरने के लिए। बौद्ध शिक्षा देने वाला भी होता है, उस शिक्षा देने वाला होता है, भीख मांगकर खाने वाला नहीं समझना खाली, उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। समझ गया? ज्ञान के लिए। बिहार का अर्थ समझाए थे ना, एक बार देख लो। ये अपनी जो बिहार में रहता है वो नहीं है, ये है बिहार। बिहार का मतलब होता है बौद्ध धर्म का मठ, बौद्ध धर्म का मठ। ये है बिहार, ये बिहार अपनी के राज्य है। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। समझ गया? चलो, 8वीं सदी के अंशु, छुट्टी करने का टाइम हो गया है। एगो खाली पैराग्राफ खत्म कर देते, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में, कौन सदी के? 8वीं सदी, यानी 700 से 799 तक। 8वीं सदी के यशोवर्मन के, किसके? यशोवर्मन के शिलालेख में। यशोवर्मन है ना, शासक समझो उसको।
यशोवर्मन शासक थे, उसके शिलालेख में यानी पत्थर पर जो लेख लिखवाते हैं उस पर पत्थर को कुरेद कर, तो 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। नालंदा का बहुत भव्य वर्णन, बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। नालंदा के बारे में बताया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों, यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, वहाँ बौद्ध मठ था, वहाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर है ना, आकाश में मेघों को छूते थे। कहाँ? आकाश में जब बादल आते थे उसको छूते थे। बड़का बड़का शिखर यानी पहाड़ के चोटी, पर्वत के चोटी, उसके चारों ओर, उनके चारों ओर नीले जल से, किसके? नालंदा के बौद्ध मठ के चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। नीले जल से भरे हुए क्या थे? सरोवर यानी तालाब। देखो तालाब में स्नान करना, तालाब के किनारे बैठना बड़ा मनोरम होता है, दिल खुश होता है, आत्मा साफ हो जाती है। आजकल का पोखरी जो गंदा कर दिया गया है, इंसान वैसा नहीं होता था, समझ गया? वो बहुत अच्छा लगता था, साफ सुथरा रहता है वहाँ, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। वो सरोवर में, वो तालाब में क्या करते थे? सुनहरा, कौन सी? सुनहरा यानी सोने के रंग जैसा जो सुनहरा लगे, और लाल, कौन कलर के? लाल कमल क्या करते थे? उसमें तैरते थे, यानी छतलाइत रही, कमल के फूले में रही। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। बीच बीच में क्या थी? सघन यानी घना के कथी? आम के बगीचा की क्या थी? छाया थी। किसमें? सरोवर में। यहाँ के भवनों के शिल्प, कौन सी? यहाँ के भवन के जो शिल्प होते थे यानी बनावट, जो रचना था, कलाकृति थी, वो और उसके स्थापत्य को देखकर, बनावट को देखकर आश्चर्य होता था। यहाँ के भवनों के शिल्प यानी भवनों के बनावट, बड़ा हंसी से क्या बात है। उनमें अनेक प्रकार के, किसमें? उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। जो भवन था, जो है ना, इमारत था, मकान छोटा मोटा चीज होता है। जो भवन था उसमें क्या था? अनेक प्रकार के क्या था? अलंकरण यानी सजावट, और सुंदर सुंदर क्या थी? मूर्तियाँ थी। यो तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है। वैसे तो भारतवर्ष में क्या है? अनेक संघाराम है, यानी बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने या टिकने के लिए उद्यान है यानी बगीचा है। यो तो भारत में अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा उन सब में क्या है? अद्वितीय है। नालंदा के जैसा कोई भी दूसरा संघाराम नहीं है, है ना। चीनी यात्री इत सिंह के समय, चीन के ही यात्री किसके समय? इत सिंह के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। इस विहार में 300 बड़का कमरा और 8 कथी रहलै? मंडप रहलै। कितना? चीनी यात्री इत सिंह के समय इस विहार में, किसमें? बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने वाले विहार में क्या थे? 300 बड़े कमरे थे। कितना? 300 बड़का रूम रहलै। अभी छोटका रूम घर में बनी मकान में, वैसे ना 300 कथी रहलै? बड़का रूम रहल, जो लेके तक रूम होते। और 8 मंडप थे, और 8 कौन सी था? मंडप था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में, पुरातत्व विभाग जो है यानी धरती को खोद करके पहले के समय की जानकारी करना, लोगों के बारे में, उसके जीवन के बारे में, वो किस चीज़ का उपयोग करते थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना। तो पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं यानी बौद्ध भिक्षु के मठ में, उनमें इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। यशोवर्मन के जो शिलालेख में है ना, इन सब की क्या होती है? सच्चाई प्रकट होती है, समझ गया। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे आर्थिक दृष्टि से नालंदा। इस पैराग्राफ को ख़त्म कर, समझ गया। आज टाइम हो गया है।